एक अटेम्प्ट है, फोर्स कोई एक अटेम्प्ट है कोशिश करने की, है ना बच्चा। तो फोर्स किसी भी काम को करने की बेटा एक कोशिश है ना। अगर फोर्स अपने काम में कामयाब हो जाए बेटा तो हम कहेंगे क्या, वर्क हो गया। समझ में आया बेटा? ठीक है, फोर्स को जो ड्यूटी दिया गया था, जो काम दिया गया था, अगर वो काम कर रहा है इसका मतलब क्या है, वर्क हो रहा है। ठीक है बेटा, बात समझ गए? तो क्या कहोगे, रिलेटेड टू सक्सेसनेस ऑफ फोर्स इन इट्स अटेम्प्ट, है ना बेटा? क्या कहोगे, फोर्स को जो काम दिया गया वो काम करने में वो कामयाब हो गया तो वर्क हो गया। ठीक है बच्चा? अब देखो, अब कहेंगे वर्क हुआ या नहीं हुआ, इससे पता लग गया बेटा हम लोग को, है ना। लेकिन मैं कहूं वर्क कितना हुआ, वर्क कितना हुआ, क्वांटिटी कितनी हुई, है ना। तो क्या लिखोगे बेटा, इट इज calculated, it is calculated by scalar product, calculated by scalar product, है ना बेटा, of force and displacement, है ना बेटा। ये स्केलर प्रोडक्ट है किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, है ना बेटा। तो क्या कहोगे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आगे ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। समझा बेटा, फोर्स बॉडी के जिस पॉइंट पे बेटा फोर्स लगा रहा है वो सिर्फ उसी की गारंटी लेगा, है ना बेटा। बाकी किसी और चीज से उसको कोई मतलब नहीं है बच्चा। फिर से बोलता हूं, फोर्स जिस पॉइंट पे लगा बस उसी पॉइंट की गारंटी है बेटा। अगर वो पॉइंट डिस्प्लेस हुआ है तो वर्कडन हुआ है, नहीं हुआ तो डिस्प्लेस नहीं हुआ। ठीक है बच्चा? जैसे कि देखना, बोलो बेटा, ये रॉड अगर यहां से हम छोड़े, रॉड मूव किया, देखो ये रॉड मूव किया कि नहीं किया, इस रॉड में मूवमेंट आई कि नहीं आई, आई ना बेटा। रॉड में तो मूवमेंट आई, लेकिन बताओ मैंने जिस पॉइंट को पकड़ रखा था क्या वो पॉइंट मूव किया, बोलो नहीं किया बेटा। इसका मतलब हमारे फोर्स का बर्डन कितना, 0। बात समझ में आया ना बेटा? क्योंकि हमारी जिम्मेदारी किसकी है, जिसपे हमने फोर्स लगाया, जिसपे हमने फोर्स लगाया। समझ गया बेटा? बात समझ गया ना? चलो तो देखो बेटा, और केस देखो, जैसे मान लो एक गीली मिट्टी लो, ठीक है बेटा, गीली मिट्टी को फिंगर रख करके प्रेस करो, तुम्हारा फिंगर धंस जाएगा बेटा उसमें, है ना। यहां क्या होगा, फिंगर धंस जाएगा ना। फिंगर धंस गया लेकिन गीली मिट्टी मूव नहीं करेगी। तो देखो बेटा, गीली मिट्टी मूव नहीं करी, है ना, ठीक है। लेकिन मैंने जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया था वो तो पॉइंट धंस गया ना बेटा। अगर वो धंस गया इसका मतलब मैंने जहां फोर्स लगाया वो पॉइंट तो डिस्प्लेस किया ना बच्चा, इसका मतलब वर्क डन हो गया। बात समझ में आया? ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा इस बात का कि हमने डिस्प्लेसमेंट अगर देखना है बेटा तो किसका देखना है, तो कहना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। समझे बेटा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बात समझ गया? यहां तक बात समझ गया है ना बेटा? ठीक है, और देखो बच्चा आगे, और देखो आगे, वर्क यूजुअली 2 तरह के होते हैं बच्चा। ठीक है, क्या कहोगे, एक कहोगे वर्क में बी बायोलॉजिकल वर्क, है ना बेटा, में बी बायोलॉजिकल, ठीक है, और साइंटिफिक, है ना बेटा। वर्क कैसा हो सकता है बोलो, बायोलॉजिकल हो सकता है और साइंटिफिक हो सकता है ना बेटा। तो देख बेटा, बायोलॉजी भी साइंस ही है, बायोलॉजी भी साइंस ही है, साइंटिफिक का मतलब और बायोलॉजिकल का मतलब अलग मत समझना। साइंस बायोलॉजी है, मतलब यहाँ साइंटिफिक का मतलब क्या है बेटा,
तो क्या आएगा, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स, है ना बेटा। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंटिफिक वर्क का मतलब क्या हुआ, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना बच्चा। तो देखो, हालांकि बायोलॉजिकल वर्क भी बेटा फिजिक्स वाले वर्क से ही कहीं ना कहीं संबंध रखता है ना, लेकिन बेटा हर बार हम नहीं निकाल सकते इसको, समझे ना बेटा। जैसे कि मान लो, इमेजिन करो, जैसे कि बेटा इमेजिन करो कि सर पे अगर तुम कोई बड़ा सा बक्सा लेके चल रहे हो, है ना बेटा, तो सर पे जो बक्सा लेके चल रहे हो, है ना, तो सर और बक्से के बीच में फोर्स कैसा है, तो कहोगे सर और बक्से के बीच में नॉर्मल फोर्स लग रहा है, वर्टिकल, है ना बेटा, हम डिस्प्लेस कर रहे हैं आगे, है ना, तो वर्क हमारा लग रहा है 0। बोलो बेटा, है ना। यूं सोचो, अगर हम कांस्टेंट स्पीड चलती जा रहे हैं बेटा, तो लग रहा है वर्क 0, है ना। लेकिन सोचो, जब ये सारा काम करते हो बेटा, तो तेरे मसल्स में पेन होता है ना बच्चा, मसल्स खींचता है ना हमारा, है ना, तो हमारे मसल्स का खींच करके वर्क होना बायोलॉजिकल वर्क है ना बेटा। हमारा हार्ट जो पंप की तरह काम कर रहा है, वो क्या है बेटा, बायोलॉजिकल वर्क है, ठीक है ना। तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे बेटा, हम लोग बात किसी करेंगे, साइंटिफिक वर्क की, है ना। जैसे बहुत बार तुमको ऐसा लगेगा देख करके कि वर्क वहां हो रहा है ना, ठीक है, लेकिन साइंटिफिकली लगेगा वर्क नहीं हो रहा है। जैसे कि देखो, मान लो कहूं मैं, एक आदमी ऐसे, देखो बेटा ऐसे, है ना, एक स्लोप पे ऊपर चढ़ रहा है, ऐसे ऐसे चढ़ रहा है ऊपर। अब इस फिंगर का मूवमेंट देखना, पहला पॉइंट जहां कांटेक्ट में आया, ये पॉइंट स्लाइड किया क्या, बोलना। आदमी जब चलता है बेटा, तो जिस पॉइंट पे आदमी चल रहा होता है, वो पॉइंट स्लाइड करता है क्या, देखो तो, नहीं ना बेटा। तो देखो, ये जो फोर्स लगाया मैंने, क्या इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, नहीं। अब देखो यहां आ गया, अब ये वाला पॉइंट से मैंने सीधा फिंगर उठा लिया, सीधा फिंगर यहां से उठा लिया बच्चा। अब देखो यहां ले गया मैं, अब देखो जो यहां रखा था मैंने मिडिल फिंगर, वो वाला पॉइंट ही मूव नहीं किया, है ना बेटा, ठीक है। अब यहां से उठा लिया, तो हम वॉक करते हैं बेटा, तो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कभी मूव नहीं करता, है ना बेटा, ठीक है। तो वहां हमें दिख रहा है वर्क 0, लेकिन चलते हैं तो मसल से पेन होता है ना बच्चा। अब देखो मेरे फिंगर्स को देखो, फिंगर्स मुड़ा, है ना बेटा, सीधा हुआ, फिर ये फिंगर मुड़ा, फिर ये सीधा हुआ, फिर ये फिंगर मुड़ा, फिर सीधा हुआ। तो फिंगर का मुड़ना और सीधा होना में जो मसल्स अंदर है बेटा, मसल्स, ये मसल्स इस स्प्रिंग के टाइप में खींचती है, सिकुड़ती है, खींचती है, सिकुड़ती है, समझा बेटा, है ना। और खींचने के दौरान अगर वो खींचा रह गया थोड़ी देर तक, तो हम कहते हैं बेटा स्प्रेन आ गया, है ना। मसल्स में क्या आ गया, स्प्रेन आ गया, ठीक है। उसको थोड़ा देर आराम करते हो, आराम करने से मसल रिलैक्स होती है, रिलैक्स मतलब वापस वो अपने शेप में आती है, तो दर्द कम हो जाता है। बोलो बच्चा, ये सब बातें क्या मैंने कही, बायोलॉजिकल वर्क कही, ठीक है बच्चा। लेकिन हम लोग अभी बायोलॉजिकल नहीं, इस वर्क पे फोकस करेंगे, ठीक है बच्चा। इसको लिख ले। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, लिखा है रिलेटेड टू सक्सेसनेस ऑफ फोर्स इन इट्स अटेम्प्ट, फोर्स अपनी कोशिश में कामयाब होने से इसका संबंध है। तो हम लोग बेटा अभी यही फोकस्ड हैं, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स। आपने तो बायोलॉजी पढ़ा दी, मुझे बायोलॉजी का टीचर होना चाहिए था। मतलब फिजिक्स हम खराब पढ़ाते हैं, तेरा मतलब है रे लक्ष्य, हाँ, फिजिक्स मैं खराब पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। लेकिन तू कितना ही बोलेगा तो मानूंगा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा तो फिजिक्स ही। अमित शुक्ला को डाउट हो गया, बोलिए शुक्ला जी। सर आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है, बोलो। सर आपने कहा कि जब हम इंक्लाइन प्लेन पर चलते हैं तो साइंटिफिक वर्क हाँ? 0 होता है, नहीं, अगर लेकिन पॉइंट ऑफ सर कांटेक्ट को देखा जाए, साइंटिफिक, देखो बेटा ये बात ध्यान देना, तुम शायद ये कहना चाह रहा है कि ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी का वर्क हो जाएगा। नहीं सर, वर्क अगेन फ्रिक्शन तो हो रहा है ना।
बेटा वर्क डन अगेन फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा है फ्रिक्शन बोलो, फ्रिक्शन किस जगह पे लग रहा है? सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। क्या पॉइंट ऑफ डाउन कांटेक्ट डिस्प्लेस किया नहीं। तो वर्क डन हुआ। ठीक है। जिस पॉइंट पे फोर्स लगा वो पॉइंट डिस्प्लेस होना चाहिए बेटा, तो ना वर्क डन माना जाएगा, समझे? यस। आपके हिसाब से कुली को पैसे देने चाहिए according to his work done by carrying box on his hood, yes, because he is doing biological work, he is doing biological work बेटा। क्योंकि जब कुली बेटा बक्से पे सर पे बक्सा रखता है ना, जब कुली बेटा सर पे बक्सा रखता है तो उसके बक्से रखने की वजह से उसके बॉडी के जो मसल्स हैं, उसके बॉडी के जो बोन्स हैं, है ना बच्चा, इस बॉडी का जो बोन्स हैं और जो मसल्स हैं वो कंप्रेस होता है बच्चा, है ना। और अगर वो कंप्रेस होता है ना, और तुम्हारा सामान पहुंचाने तक उसके मसल्स वापस अपने रिलैक्स पोजीशन में नहीं आते हैं, इसका मतलब उसने मसल्स ने वर्क डन किया है एंड ही मस्ट बी पेड, है ना बच्चा। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वर्क डन नहीं हुआ लेकिन बायोलॉजिकल वर्क हुआ। सिंचन हिमामारी, कौन है कार्टून चैनल का फैन? गुड मॉर्निंग। चेयर पर बैठने पर वर्क डन हुआ। देखो बेटा, तुम कोई भी अगर तुम बेड पे सोए रहते हो बेटा, तो बेड पे सोए सोए भी 2-4 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद भूख लगती है ना बच्चा, बोलो। बेड पे सोए रहते हो तभी बोलता हूं मैं, होता है ना, भूख लगती है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि तेरा कैलोरी बर्न हुआ। अगर कैलोरी बर्न हुआ बेटा, है ना, तो फिर इसका मतलब वर्क हुआ है और बायोलॉजिकल वर्क हुआ है। हार्ट काम कर रहा है, तेरा पाचन तंत्र काम कर रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वेन्स में, तो बायोलॉजिकल वर्क हो रहा है बच्चा, है ना। बिल्कुल वैसे ही समझो जैसे कि मान लो मोबाइल, तुम मोबाइल यूज नहीं कर रहे होते हो बेटा, है ना, लेकिन ऑफ नहीं रखो, उसको ऑन रखो। मोबाइल ऑन है इसका मतलब समझो आदमी जिंदा है, मोबाइल ऑफ कर दिया मतलब आदमी मर गया। ठीक है बच्चा। अब सोचो, अगर मोबाइल ऑन है ना बेटा, अगर मोबाइल ऑन है तो मोबाइल यूज नहीं कर रहे हो तो भी उसके इंटरनल फंक्शन को वर्क करते रहने के लिए, है ना बेटा, उसके क्या बोलेंगे मदरबोर्ड को लगातार एनर्जी लगानी पड़ेगी ना बच्चा, इसका मतलब वर्क हो रहा है, धीरे धीरे बैटरी उस डिस्चार्ज हो रही है। बिल्कुल वैसे तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, लेटे हुए हो, सांस चल रही है, लंग्स काम कर रहा है ना बेटा, तो इसका मतलब वर्क हो रहा है, लेकिन वो सब बायोलॉजिकल वर्क है। सुहेल लिख रहा मतलब कुली वजन उठा उठा के मर गया लेकिन फिजिक्स ने वर्क नहीं माना। अनिकेत कहता है सोने वाले को कामचोर क्यों कहते हैं, है ना। अनिकेत बोलता है कि सोने वाले को कामचोर क्यों कहा जाता है। अरे बेटा तुम लोग कामचोर का मतलब गलत समझते हो। कामचोर का मतलब जो दूसरे का काम चुरा चुरा के करे उसे बोलते हैं कामचोर, है ना। चल बेटा देखो आगे, अब चलो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा साइंटिफिक वर्क की, ठीक है। चलो देखो, तो मैंने कहा सबसे पहले बेटा बात करें वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस, ठीक है बेटा। कांस्टेंट फोर्स जो होंगे बेटा पहले हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अगर फोर्स हो बेटा कांस्टेंट तो कहोगे वर्क डन बाय ए फोर्स, वर्क डन बाय ए फोर्स एफ वेक्टर। लेकिन एफ वेक्टर कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए बेटा कांस्टेंट फोर्स, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट, है ना बेटा। तो क्या कहेंगे वर्क डन बाय ए फोर्स एफ वेक्टर, तो W इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, है ना बेटा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। मतलब मान लो अगर मैं कहूं कि ये एक बॉडी है बेटा, है ना, इस बॉडी के
P वाले पॉइंट पे, इस बॉडी के P वाले पॉइंट पे तुमने ऐसे फोर्स लगाया है ना बेटा, और वो जो फोर्स लगाया है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट है ना बच्चा, और ये पॉइंट P खींच करके यहां पहुंच जाए, ये इसका क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है ना, और दोनों के बीच का बेटा ये एंगल थीटा। ठीक है, तो देखो बेटा तुमने फोर्स कहां लगाया, P वाले पॉइंट पे, तो तुम्हारी जिम्मेदारी किसकी है, सिर्फ P की है ना, P वाला पॉइंट यहां पहुंच गया और किसी से कोई मतलब नहीं है ना बेटा। देखो मैंने यहाँ ब्लॉक का डायग्राम बनाया था, लेकिन यहाँ मैंने ब्लॉक का डायग्राम नहीं बनाया है ना। इमेजिन करो इस बोर्ड पे च्युइंगम चिपका दे बच्चा, इस बोर्ड पे च्युइंगम चिपका दे और च्युइंगम के एक पॉइंट को पकड़ के खींचो, एक तार जैसा खींच जाएगा बेटा, वो तार जैसा खींच जाएगा और च्युइंगम का मैक्सिमम पोर्शन बोर्ड पे ही चिपका रहेगा है ना बेटा, तो भी हमारा वर्क हो गया, हमने जहां फोर्स लगाया वो खिंच गया, इसका मतलब वर्क डन हो गया बच्चा। ठीक है, अब देखो तो W इक्वल टू बेटा F डॉट S में, ये डायग्राम में क्या कहेगा W इक्वल टू, तो कहोगे बेटा Fs cos थीटा है ना बेटा, Fs cos थीटा। ध्यान देना बच्चा, अब मैं ऐसा बोलूं, इस फोर्स को देखना बेटा, मैं बोलूं इधर कंपोनेंट करो तो F cos थीटा, इधर कंपोनेंट करो तो F sin थीटा। बोलो बच्चा, देखा बच्चा है ना। अब चलो ये है बेटा क्या, डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट का ऐसे मैंने कंपोनेंट किया और बोला S cos थीटा, और ऐसे कंपोनेंट किया बच्चा और बोला S sin थीटा। ये भी कर सकते हैं ना बेटा, बोल, ये भी कर सकते हैं ना। ठीक है, अब देखना कॉम्बिनेशन, अब देखना कॉम्बिनेशन। देखो बेटा ये वाला और ये वाला कॉम्बिनेशन परपेंडिकुलर, कॉम्बिनेशन परपेंडिकुलर है ना बच्चा। अब देखो ये वाला, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर है ना बेटा। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वो कॉम्बिनेशन जब परपेंडिकुलर होगा तो वर्क डन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है बच्चा, क्या कहोगे, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट बेटा, ठीक है, थीटा इक्वल टू 90, वर्क डन इक्वल टू 0। बोलो बच्चा, थीटा इक्वल टू 90, वर्क डन इक्वल टू 0। थीटा लेस देन 90, वर्क डन मोर देन 0। थीटा मोर देन 90, वर्क डन लेस देन 0। ठीक है बेटा, पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क, समझ गए। आगे देखो बेटा, देखना बेटा नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या होगा, तो कहना वर्क डन अगेंस्ट ए फोर्स F, वर्क डन अगेंस्ट ए फोर्स F is negative of वर्क डन बाय फोर्स F। समझा बेटा, वर्क डन बाय फोर्स बोलो है ना। ठीक है, माइनस 20 जूल, वर्क डन बाय फोर्स माइनस 20 जूल, तो वर्क डन अगेंस्ट फोर्स प्लस 20 जूल। ठीक है बच्चा, अब देखो Fs cos थीटा, इसको ऐसे बोल सकते हैं बेटा कि इस वाले को और इस वाले को मल्टीप्लाई किया, बोलो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ना बच्चा। ठीक है, और ये भी कह सकते हो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ना बच्चा। इसका मतलब क्या है, तो कहोगे वर्क डन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन कैसा, तो कहना सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई होगा बेटा तो वर्क होगा। ठीक है, लिख लो बच्चा,
कनक कुछ बोलना चाहती है? बोल बेटा कनक। हेलो सर। बोलो बच्चा। सर नेटवर्क इशू हो गया था सर, ये डायग्राम के साथ और ये पॉइंट्स दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? अच्छा बेटा तुमको एफ दिख रहा है? मैंने कहा था पहले एक बॉडी है, हाँ। समझी? हाँ। उस पे ऐसे फोर्स लगाया, हम्म। लेकिन बॉडी यहाँ हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये पी वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ओके। ठीक है? और दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा, थीटा। है ना? तो वर्क डन का फॉर्मूला ऐसा बनाया गया, W इक्वल टू एफ डॉट एस, मतलब एफ एस कॉस थीटा। समझ थीटा। गई? हाँ। एफ एस कॉस थीटा। हम्म। तो मैंने इसको समझने के लिए क्या किया? मैंने फोर्स को रिजोल्व किया, तो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। यस सर। तो फिर मुझे दिखा ऐसा बेटा कि ये चीज जो है वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हाँ। है ना? तो कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स। यस सर। अच्छा देखो तो बेटा, इस डिस्प्लेसमेंट का भी तो बोल सकते हैं कंपोनेंट। हाँ। तो बेटा इस चीज को हम इन दोनों का भी तो बोल सकते हैं मल्टीप्लीकेशन। हम्म। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बोल सकते हैं ना इसको। हाँ हाँ हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। हम्म। इसका मतलब बेटा या तो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स। फोर्स। इसका मतलब वर्क डन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन। एग्री? यस सर। ठीक। लिखो बच्चा। ये कोई कार्टून दिखा रहा है क्या, या चूहा है? क्या है अमरू? ये चूहा तो नहीं, ऐसे बैठे कैसे रहेगा चूहा? ये है क्या, समझ ही नहीं आ रहा। अमरू ही होगा। हमस्टर है। अरे बंद कर सब, मोबाइल पे रख दिया चूहा को। लिखो लिखो लिखो। वैष्णवी बोलो बेटा, वैष्णवी। सर सेकंड पॉइंट वो नेगेटिव वर्क डन वाला एक बार बता दीजिए एग्जाम्पल से, वो थोड़ा कम समझ में आ रहा जैसे कि मान लो बेटा एक बॉडी को जमीन पे घिसते हुए ले जाओ, है। यस सर। तो कितना लगेगा बताओ फ्रिक्शन? सर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। लगेगा ना। इसका मतलब फ्रिक्शन जो है हमारा हेल्प कर रहा है बेटा कि विरोध कर रहा है? कर रहा है। विरोध करने वाले का वर्क डन नेगेटिव होगा ना। यस सर। तो मान लो उसका वर्क डन आया -20 जूल, यस सर। तो हम कहेंगे वर्क डन बाई फ्रिक्शन -20 जूल। लेकिन कोई पूछे कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना, तो बोलेंगे +20 जूल। समझ गए? सर एक बार फिर बताइए वर्क डन पहली वर्क वाली। डन अगेंस्ट फ्रिक्शन एंड वर्क डन बाई फ्रिक्शन दोनों उल्टा होगा, एक प्लस एक माइनस। अच्छा सर ठीक है। ठीक है? और वो जो ये वाला पॉइंट है कि वर्क डन नेगेटिव होगा अगर थीटा 90 से बड़ा होगा। हाँ, थीटा 90 से बड़ा होगा बेटा, तो cos थीटा देखो यहाँ पे है ना। हाँ 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 ठीक है सर समझ गया। थैंक यू सर। ओके बच्चा। चलो आगे देखा जाए बच्चा। बोलो तो वर्क डन जो है वो फ्रेम पे डिपेंड करता है कि नहीं? सोचो बेटा, वर्क डन एक ही बॉडी पे किसी एक फोर्स का वर्क डन अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए सेम होगा या अलग अलग भी हो सकता है? बोलो बच्चा। हो सकता है, बिल्कुल सही कहा। तो क्या कहेंगे? इट इज फ्रेम डिपेंडेंट।
है ना बेटा, क्या है ये, फ्रेम डिपेंडेंट है। ठीक है बच्चा, लिख लो। चलो बच्चा क्वेश्चन करें। A body of mass 10 kilogram is pulled vertically upward with constant acceleration 2 meter per second square. With constant acceleration 2 meter per second square. With the help of a light string through 10 मीटर। है ना बेटा, क्या किया हमने, बॉडी को 10 मीटर ऊंचा तक खींचा। ठीक है, तो सवाल कहता है फाइंड वर्क डन बाय, फर्स्ट पार्ट बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड बेटा टेंशन फोर्स, थर्ड रिजल्टेंट फोर्स, फोर्थ टोटल वर्क डन। बनाओ, रिपीट पॉइंट वन अगेंस्ट। अरे बेटा सिंपल एंगल का वैल्यू सोचो, थीटा 90 तो वर्क डन 0, कॉस 90 0, कॉस में एक्यूट एंगल होगा तो पॉजिटिव आएगा, ऑब्टूज एंगल आएगा तो नेगेटिव आएगा। अली हैदर का आ गया आंसर। सृजन का भी आया, अंकित का भी आया, वैष्णवी, सृजन, दो बच्चों का आ गया, प्रणय का भी आया, पार्व, अनिकेत। बेटा मैं सही गलत नहीं बोल रहा था, गलत तुम खुद सोचो। दीप्ति, सृजन, मयंक तिवारी। वैष्णवी, शिवम, अंकित, अनिकेत। अभी, पुलक्षित, शिवम, सुहेल, दीप्ति, अंकिसा, लक्ष्य, दीपक, अनिकेत। राखी, सुहेल, अंकित, अंशिल। सुहेल, राखी। देख तो बच्चा,
मैं करता हूं। अब देखो बेटा, इस सवाल में कहा गया था बेटा हमें कि एक बॉडी है 10 किलोग्राम का, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है बेटा, तो टेंशन लग रहा होगा ऊपर, ग्रेविटेशनल लग रहा होगा नीचे, तो T माइनस 10G इक्वल टू 10A, तो T आ गया बेटा 120 न्यूटन, है ना। अब हम फर्स्ट पार्ट की बेटा बात करें, तो फर्स्ट पार्ट में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना बच्चा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में देखना बेटा, इसका तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर की तरफ है ना बेटा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 हो गया, तो क्या लिख देंगे 10G इंटू 10 इंटू कॉस 180 दैट इज इक्वल टू माइनस 1000 जूल, है ना बेटा। फॉर्मूले तो आएगी आइए, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम यूं सोचो कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है तो वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए, है ना, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चा। मैं चाहूंगा तुम यूं सोचो कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपोजिट, तो पहले ही डाल देंगे माइनस और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक बच्चा। अब बी वाले के लिए वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो कितना होगा T इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो 1 बच्चा, इसका मतलब ये हो गया 1200 जूल। नंबर सी में आए, है ना बेटा। तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू क्या होता है एम ए, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू बेटा एम ए, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 2, ये हो गया बेटा 20 न्यूटन, ये हो गया हमारा बेटा 20 न्यूटन। इसका मतलब वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस जीरो, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है बच्चा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया बेटा 200 जूल, है ना। डी वाले में कहा गया था टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, तो दो ही फोर्स है ना बेटा, टेंशन और ग्रेविटेशनल, है ना, टेंशन और ग्रेविटेशनल, तो क्या हो जाएगा ये, कहोगे वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा बेटा 200 जूल, ठीक है। लिख ले बेटा, लिख ले बच्चा। बनाओ बच्चा। अंसिल, अली हैदर, शिवम यादव।
पुनक्षित यस, करण राजदीप, सृजन, देखो बेटा लुभावनी, देखो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स का निकालना है वर्क डन, है ना? कैसे करेंगे देखो, कहेंगे बेटा वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, है ना बच्चा? चलो इसे एंगल थीटा यूज कर लिया ना ये, तो इसको मैंने अल्फा बोल दिया बेटा, इसको मैंने बोल दिया अल्फा। अब देखो तो फोर्स हमारा है बेटा mg, डिस्प्लेसमेंट s इंटू कॉस अल्फा, है ना बेटा? डायग्राम में देखो डिस्प्लेसमेंट कैसा बेटा इसका, तो कहोगे देखो फोर्स तो ग्रेविटेशनल ऐसे लगेगा बेटा, है ना? अब देखो डिस्प्लेसमेंट तो ये ना हुआ बेटा, डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ ना, ठीक है? और देखो इन दोनों के बीच के एंगल को मैंने कहा कॉस अल्फा, ठीक है? तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कितना बेटा, mg हो गया बेटा 2g, डिस्प्लेसमेंट s cos अल्फा इक्वल टू 20/s, कट गया, तो ये हो गया बेटा 400 जूल, ठीक है? लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम यूं सोचो, ग्रेविटेशनल नीचे, ग्रेविटेशनल नीचे, बॉडी भी नीचे गिरा, कितना नीचे आया 20 मीटर, तो खत्म mg इंटू h, है ना बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड और नीचे की तरफ का डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर, वो आगे कितना गया उससे कोई मतलब ही नहीं है हमको, क्योंकि परपेंडिकुलर में होता है ना बेटा वर्क के लिए यूजलेस, है ना? लिख लो, बनाओ, गुड रुबावनी, तुम्हें लगा होगा बॉडी पहले ऊपर गया, ये नहीं बच्चा, बॉडी ऊपर पहले गया उससे कोई मतलब नहीं बच्चा, हमें देखना ये होता है कि बॉडी अल्टीमेटली किधर गया। अभी शुभम, अभी और शिवम, शिवम का आंसर आया
अच्छा बच्चों, YouTube के कम्युनिटी पे मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, ट्राई करते हो तुम लोग? ट्राई करते हो कि नहीं? कितने लोगों ने देखा क्वेश्चन? YouTube चैनल के कम्युनिटी पेज पे मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ बेटा। लक्ष्य ने ट्राई किया क्वेश्चन, सही है आंसर? हाँ विकास, बॉडी स्लाइड करेगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ो। गर्वित ने भी आंसर किया है। चलो कोई बात नहीं, अगर कभी टाइम मिले तो देखना और ट्राई करना। हर्ष आंसर आया, आयुष का आंसर आया। आयुष, लोकेश, अक्रम, अभी, सृजन, चलो मैं बनाता हूं आंसर, मैच करना। देखो बच्चा, ये जो हमारा बॉडी है ना, उसके लिए देखो बच्चा, अगर निकालो थीटा, हमारा ये एंगल है बेटा, तो tan थीटा कितना हो गया? तो tan थीटा हो गया tan 37, ये हो गया 0.75, है ना बेटा। और जबकि एंगल ऑफ रिपोज tan फाइव, एंगल ऑफ रिपोज tan फाइव इज इक्वल टू म्यू होता है बेटा, और 0.4 है। दिख गया बेटा कि थीटा की वैल्यू 5 से बड़ा है, इसका मतलब बेटा स्लाइड करेगा। थीटा की वैल्यू 5 से बड़ी है ना बेटा, तो स्लाइड करेगा। ठीक है, अब इसका एफबीटी बनाओ बच्चा। एफबीटी बनाओ तो क्या कहोगे कि देखो, इसका ये हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। अब देखो बच्चा, इस पे ऐसे लगेगा फोर्स, क्या इधर लगेगा mg cos थीटा, इधर होगा बेटा mg sin थीटा, है ना बेटा। यूं हो जाएगा नॉर्मल, और यूं हो जाएगा फ्रिक्शन काइनेटिक, क्योंकि बॉडी स्लाइड करेगा। ठीक है बच्चा, तो अब देखो, पहला पूछा गया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम कहेंगे बेटा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स में कहा था ना, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बेकार होता है, इसका मतलब ये बेकार है, यूजलेस। ये वाला काम का है ना बेटा, तो कितना बोल देगा mg sin थीटा इंटू एस, है ना बेटा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, बॉडी था 5 किलोग्राम, 5 इंटू 10 इंटू 3/5 इंटू 10, है ना बच्चा। ये कितना हो गया? ये हो गया बेटा 300 जूल। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, है ना बेटा। तो देखो नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ना, इसलिए वर्क डन 0। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, है ना बेटा। तो देखो फ्रिक्शन फोर्स पीछे है बेटा, डिस्प्लेसमेंट आगे है, इसका मतलब वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा, एफ के इंटू एस, है ना बेटा। कितना लिख दोगे इसको? माइनस, ये हो जाएगा बेटा म्यू एन, एन हो गया कॉस थीटा इंटू एस, तो कितना हो जाएगा बेटा 0.4 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 4/5 इंटू 10, 5 से 2 टाइम्स कैंसिल, है ना बच्चा, और 0 से ये पॉइंट कैंसिल, कितना हो जाएगा देखो, ये हो गया 20, 20 इंटू 4 80, 80 इंटू 2, ये हो गया बेटा 160 जूल। ठीक है बेटा, लिख लो।
नवदीप यूट्यूब चैनल मिलेगा बेटा क्वेश्चन, वो यूट्यूब चैनल पे मिलेगा वो। निकालो अप्लाइड फोर्स, टेंशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्डन निकालना है बच्चा। वापस कुछ लिख लिया होगा तुम लोग? अगर नहीं लिखे हो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बेटा कनक बोलो।
हाँ कनक क्या बोलना चाहती है, बोलो। वीडियो नहीं आ रही थी। क्या बच्चा? अच्छा वीडियो नहीं आ रहा था, ओके ओके ठीक है। करो तो बाकी बच्चे करो बेटा। शिवम का दिख रहा है आंसर, आयुष भी कुछ लिखा है, बट आई हैव टू चेक वेदर इज राइट और रॉन्ग। लोकेश, अंकित, उत्कर्ष, अंकित। चलो देखते हैं बच्चा, देखो देखो बेटा, यहां से फोर्स लगाएंगे तो बॉडी यूं जाएगा बेटा, है ना। और जब ये 37 डिग्री पे आ गया, है ना बच्चा, जब ये 37 डिग्री पे आ गया, है ना, ध्यान देना बच्चा, तो देख ग्रेविटेशनल फोर्स यूं आएगा बेटा, और हमारा फोर्स यूं है ना एफ, बोलो ठीक है। तो देख बच्चा, अगर इसको मैं एल मान लूं, है ना, और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा एल साइन 37, और ये हो जाएगा बेटा एल कॉस 37। बोलो बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा ऊपर वाला, यहां से यहां तक ये हो जाएगा बेटा एल कॉस 37। बोलो, दिखा सबको? अगर ये है बेटा एल, ये एल है बेटा, तो ये एल साइन 37 है ना, ये एल है बेटा, तो एल साइन 37 एल कॉस 37 है ना। तो देखते बेटा, अगर मैं कहूं वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एफ, तो देखो बेटा फोर्स मेरा कैसा है, हॉरिजॉन्टल ना। अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल लो, है ना। तो हॉरिजॉन्टल में कौन सा डिस्प्लेसमेंट, यही ना बेटा। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एफ इंटू एल साइन 37, है ना बेटा। कितना हो जाएगा एफ, एफ तो हमारा था बेटा 10 न्यूटन, एल हो गया 5, साइन 37 3/5, इसका मतलब बेटा 30 जूल, है ना बेटा। अब चलो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, गौर से देखना बच्चा, टेंशन फोर्स है ना। तो देखो बेटा, जब बॉडी हमारा इस जगह पे है, तो टेंशन फोर्स ऐसा है बेटा, बॉडी इस जगह पे है तो ऐसे टेंशन है, बॉडी कहीं अगर यहाँ पे था बेटा तो ऐसे टेंशन है। बोलो बेटा क्या दिख रहा है, हर समय परपेंडिकुलर है ना बेटा टेंशन, और पार्टिकल का एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट हर जगह बेटा परपेंडिकुलर ना। तो क्या कहोगे, इक्वल टू 0, एज टेंशन इज ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर, है ना बेटा। अब देखो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स,
तो ग्रेविटी है बेटा नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, लेकिन देखो बेटा बॉडी इतना ऊपर भाग गया ना, बॉडी हमारा बेटा इतना ऊंचा भाग गया ना बेटा, ऊंचा भाग गया तो क्या कहोगे, वर्क डन नेगेटिव कितना, mg इंटू एच, तो क्या हो गया -2g इंटू, ये कितना है बेटा, ये हो जाएगा L माइनस L cos 37, दैट इज इक्वल टू -20 इंटू L बाहर निकाल लो, L हो गया बेटा 5 इंटू 1 माइनस cos 37 5 इज -20 जूल। समझे बच्चा? ठीक है, नोट कर ले बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा नीचे की ओर, और जहां से बॉडी जितना ऊंचा गया बेटा उसको देखो और जज करो, फोर्स नीचे बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर। बेटा राइट एंगल ट्रायंगल देख लो, है ना बेटा, जहां एंगल टच कर रहा है वहां कॉस कंपोनेंट, जहां टच नहीं किया वो साइन, है ना बेटा। देखो ये जो ट्रायंगल है बेटा ये ऐसा है ना, ये एंगल 37 है बच्चा, ये L था, तो ये हो गया L cos थीटा और ये हो गया L sin थीटा, ठीक है। अब चलो बच्चों होमवर्क करते हैं डिस्कस। बोलो क्या दिया था होमवर्क, तो वैष्णवी को पूछना है कुछ, बोलो वैष्णवी। सर आपने जो वो लास्ट वाला किया सर, जो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाला, उसमें आपने कहा कि ऊपर चली जाएगी डिस्प्लेसमेंट, वो चीज नहीं समझ में आई। अच्छा बोल तो बेटा, बॉडी यहाँ था ना पहले देखो, यस सर। और बॉडी यहाँ आ गया ना, यस सर। तो बॉडी अपने पहले वाले हॉरिजॉन्टल लेवल से, है ना, अब यहाँ आ गया ना बच्चा, यस सर। तो ऐसे बोल सकते हैं बेटा कि बॉडी इतना ऊंचा गया। यस सर। समझ गए? सर पर इसमें डिस्प्लेसमेंट हर बार अलग अलग टाइप से क्यों आ रही है, मतलब जैसे हम लोग सारे फोर्सेस के लिए एक तरह से डिस्प्लेसमेंट नहीं सोच सकते। बेटा तभी तुमको तो बताया था आसान तरीका ये, एक तो है कि एफ एस कॉस थीटा करो, है ना, यस बोलो। सर। और फिर मैंने क्या कहा कि देखो बेटा वर्क का मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, यस सर। जिस डायरेक्शन में फोर्स देखो उधर ही देखो डिस्प्लेसमेंट, बाकी डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं हमको। जैसे यहां से यहाँ बॉडी गया बेटा तो बोलेगी ना कि बॉडी आगे भी बढ़ा और बॉडी ऊपर भी गया, यस सर। लेकिन आगे कितना बढ़ा उससे कोई मतलब ही नहीं है हमको, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल का वर्डन निकाल रहे हैं। हम्म। हम यही सिखाना चाह रहे हैं तुमको कि अब डिस्प्लेसमेंट में हर डिस्प्लेसमेंट हमारे काम का नहीं है बच्चा। जैसे इस वाले फोर्स के देखो, इस वाले फोर्स के लिए बोलेगी कि ये डिस्प्लेसमेंट काम का है, यस सर। इसमें कौन सा काम का है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। यस सर। समझी? तो कैलकुलेशन जल्दी कर पाओगे इससे। ओके सर। अच्छा क्या था बेटा होमवर्क वैष्णवी? सर होमवर्क सर फ्रिक्शन में फर्स्ट एक्सरसाइज में था। कंप्लीट करने बोला था ना मैंने। हाँ सर शायद फर्स्ट एक्सरसाइज। निकालो सब लोग सीट निकालो बच्चा, सब लोग फ्रिक्शन की सीट निकालो।
हाँ पार्ट 1 पार्ट 2 था, ठीक है। अब शीट ओपन कर रहा हूँ बच्चा, रुक जाओ। चलो पार्ट 1 में, पार्ट 1 सेक्शन ए में कोई डाउट? नो डाउट। सेक्शन बी में कोई डाउट? B1 A6 कहाँ पूछ रहा पागल? अच्छा A6, ठीक ठीक, दिख गया मुझे। देखो बेटा A6 में एक बच्चा पूछा है A6 में कहता है बेटा, और A3 पूछ लो होने को। A3 देख बच्चा, फ्रिक्शन का सीट में क्वेश्चन नंबर A3 देखा जाए बच्चा। A3 कहता है इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक। कहता है बेटा फाइंड द डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक। देखते बच्चा, ओ सॉरी A3 देखो बच्चा। A3 बोलो बेटा, अगर कोई व्हील है और ये व्हील बेटा ऐसे घूम रहा है ना, तो कोई बताओ ये वाला पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी बच्चा? ये वाला पॉइंट किधर जा रहा होगा, लेफ्ट में या राइट में? बोलो बोलो, राइट ना बच्चा। इसकी वेलोसिटी ऐसी होगी बेटा, और बोलो इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, इस वाले की वेलोसिटी डाउनवर्ड ना बेटा, सही बात। अच्छा बोलो बच्चा, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी लेफ्ट वर्ड है ना बेटा। तो देखो बेटा ये वाला पॉइंट जो इधर भाग रहा है और यहां से जमीन से कांटेक्ट में है ना बच्चा। तो देखो फ्रिक्शन जो होता है बेटा वो स्लाइडिंग को रोकता है ना बेटा, ठीक है। तो जमीन क्या महसूस करेगा कि ये वाला पॉइंट इधर भाग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स यहां से पीछे है ना बेटा, कैसा? काइनेटिक। और जमीन के ऊपर इधर एक्शन रिएक्शन। समझ गए बेटा A3 में, ठीक है। अब देखो बेटा A6 में, ए ब्लॉक इज शॉट विथ इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। देख बच्चा A6 में एक ब्लॉक को बेटा इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से शॉट किया, ठीक है बच्चा। रफ ओरिएंटल सरफेस पे नहीं बेटा, रोल नहीं करेगा, रोल नहीं कर रहा है क्योंकि ये वाला पॉइंट फिक्स्ड है ना, व्हील रोल नहीं कर रहा, नो रोलिंग। देखो बच्चा कहता फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक टिल इट कम्स टू रेस्ट। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है बेटा 0.1, तो क्या कहोगे? यहां से बेटा बॉडी स्लाइड करके यहां रुक गया, तो यहां से यहां जाने के लिए फ्रिक्शन लगेगा बेटा पीछे काइनेटिक। और इसका अगर ए आगे मानते हो बेटा तो कहोगे फ्रिक्शन इक्वल टू -ma। क्यों -ma? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है बच्चा, है ना। तो क्या लिख देंगे फ्रिक्शन का फॉर्मूला, μmg बराबर -ma। ए निकल गया बेटा। उसके बाद यहां से यहां के लिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है बच्चा, s निकल जाएगा। अब देखो बच्चा B1, एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है, सुनना ध्यान से। देखो बेटा B1 सवाल को समझाने के लिए मैं कुछ डाटा इस्तेमाल करूंगा बेटा, है ना। B1 सवाल को समझने के लिए मैं कुछ डाटा इस्तेमाल करूंगा, है ना। जैसे कि देख बच्चा, इस वाले का मास मैंने मान लिया 5 किलोग्राम, और इधर जो हमारा है बेटा ये मैंने मान लिया 10 किलोग्राम, ठीक है बेटा। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन सबके लिए सेम दिया म्यू, तो चलो दोनों के लिए मैंने मान लिया म्यू इक्वल टू 0.4, ठीक है बेटा। अब चलो ये कहता है बेटा कि इस पे अगर हम फोर्स लगाएंगे, है ना, तो यहाँ का नॉर्मल क्या होगा, यहाँ का नॉर्मल क्या होगा, ठीक है ना बच्चा। तो देखो बेटा सुनना ध्यान से, अगर किसी बॉडी को जमीन पे रख करके अगर धकेलते हो बच्चा, है ना, तो देखो बेटा अगर वो जमीन से फिसल पाएगा तभी वो दीवार को धकेल पाएगा, है ना। इसका मतलब ये वाला मास अगर बेटा आगे बढ़ पाएगा तब नहीं इसको पुश करेगा, बोलो
समझते हो ना? चलो इसको मैंने मान लिया कांटेक्ट 1, इसको माना कांटेक्ट 2, ठीक है बेटा, है ना? इस वाले का फ्रिक्शन इसको मैंने माना कांटेक्ट ए, इसको बोला कांटेक्ट बी, तो बोलो बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन एट ए कितना होगा? तो कहोगे 0.4 इंटू 50 इक्वल टू 20 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन एट बी कितना होगा बेटा? तो 0.4 इंटू 100 इक्वल टू 40 न्यूटन, है ना बेटा? ठीक है, तो कोई मुझे बताओ, अगर इसको भूल जाओ, 10 किलोग्राम को भूल जाओ, फिर बताओ बेटा इस वाले मास को आगे धकेलने के लिए मुझे कम से कम कितना फोर्स चाहिए? बोलो 20 ना बेटा। इसका मतलब मैंने लिया केस 1, केस 1 में कहा कि एफ जो है बेटा वो 20 न्यूटन से कम है, तो बोलो बेटा क्या ये आगे बढ़ना चाहेगा? क्या ये आगे बढ़ना चाहेगा? नहीं ना बेटा, जब आगे बढ़ना नहीं चाहेगा तो क्या ये वाला बॉडी इसको धकेलेगा? नहीं धकेलेगा ना। इसका मतलब नॉर्मल फोर्स इस फर्स्ट कांटेक्ट का 0 होगा, है ना बेटा? और जब ये इसको नहीं धकेलेगा, जब ये इसको नहीं धकेलेगा बेटा, तो यहाँ का फ्रिक्शन भी 0 होगा। तो कहोगे फ्रिक्शन एट बी इक्वल टू 0, नॉर्मल N2, यहाँ का नॉर्मल ये भी 0 होगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? वैष्णवी हाथ किया, वैष्णवी कुछ पूछना है बेटा? सर वो हैंड रेस दोबारा कर ले रहा पहले का, अच्छा सॉरी। नहीं पूछना है, कोई बात नहीं बच्चा। देख बेटा बात समझ गया ना? थोड़ा साइड हो जाए। अच्छा क्लियर ना ये? अब बोलो बेटा केस 2, बोलो बेटा अगर मैं कम से कम कितना फोर्स लगाऊं, है ना बेटा, कि यहां पे दबाव आ जाए। मेरा फोर्स इतना होना चाहिए कि इसको धकेल सके और इसको भी धकेल सके, है ना बच्चा? अगर दोनों को धकेल सके तो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 20 इसका और 40 इसका, 60 न्यूटन ना बच्चा, 60 न्यूटन ना। तब मैं कहता हूं बेटा एफ 60 से कम है बेटा, है ना, लेकिन 20 से बड़ा है, 20 से बड़ा है लेकिन 60 से छोटा है ना बच्चा? अब सुनो, इसका मतलब बेटा यहां जो फोर्स मैं लगाऊंगा, है ना, वो इस बॉडी को आगे खिसका सकता है ना बेटा? तो उसको अगर आगे खिसका सकता है, इसका मतलब ये वाला जो बॉडी है बेटा M 5 kg वाला, उस पे ऐसे मैं F लगाऊंगा तो बॉडी आगे जाना चाहता है ना? इसका मतलब फ्रिक्शन जो होगा बेटा वो लिमिटिंग पहुंच जाएगा, है ना? और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फोर्स होगा वो ये नॉर्मल बैलेंस करेगा। बोलो बच्चा समझा बात को? इसका मतलब बेटा N1 की वैल्यू कितनी हो गई? तो कहेंगे F माइनस 20 न्यूटन। बोलो बच्चा समझा ना? अगर मैं यहां लगाऊं बेटा 30 न्यूटन, अगर यहां लगाऊं 30 न्यूटन, तो फ्रिक्शन खा जाएगा 20 न्यूटन और यहां दबाव पड़ेगा 10 न्यूटन का, है ना बच्चा? यहां दबाव पड़ेगा 10 न्यूटन का, राइट ना बच्चा? ठीक है, अब देखो F हमारा है 20 से 40, तो N1 कितना हो गया बेटा? 40 से कम हो गया ना? अब बताओ अगर ये 40 से कम हो गया बेटा, अगर ये 40 से कम हो गया तो सोचो जो बड़ा वाला ब्लॉक था बेटा, ये एक्शन का रिएक्शन लगेगा N1 नीचे, है ना? तो क्या ये आगे बढ़ पाएगा बेटा? आगे बढ़ना चाहता है ये? नहीं ना, क्योंकि फोर्स कम है, 40 से कम है। तो क्या कहोगे? इसका मतलब N2 जो होगा बेटा वो 0 होगा, यहां दबाव नहीं पड़ेगा, है ना बेटा? और यहाँ का जो फ्रिक्शन होगा FB, है ना बेटा, वही N1 को बैलेंस कर लेगा। यहाँ जो फ्रिक्शन होगा बेटा स्टैटिक, वही N1 को बैलेंस कर लेगा, यहाँ पे दबाव नहीं पड़ेगा। समझ गए बेटा? एक मिनट रुक जाओ। ठीक है बेटा, यहाँ पे दबाव नहीं पड़ेगा, ठीक है? अब चलो तीसरा केस। अब केस 3,
अब कहता हूं बेटा केस 3 में क्या है, देखो केस 3 में कहा मैंने एफ जो है बेटा वो 60 न्यूटन से भी बड़ा है, 60 से भी बड़ा है बेटा। तो क्या कहोगे कि इस 5 kg पे हम तो लगाएंगे बेटा फोर्स एफ, है ना, यहां से लगेगा N1 और यहां हो जाएगा लिमिटिंग एट बी, है ना बेटा। इसका मतलब N1 जो होगा बेटा ये हो जाएगा F माइनस 20, है ना बेटा। F 60 से बड़ा है, इसका मतलब N1 40 से बड़ा है, M1 बेटा 40 से बड़ा है। तो अब देखो 10 किलोग्राम पे 10 किलोग्राम पे ऐसे लगेगा बेटा एक्शन का रिएक्शन N1, और देखो चूंकि ये 40 से बड़ा है बेटा, इसका मतलब यहाँ का फ्रिक्शन जो होगा ये भी हो जाएगा लिमिटिंग, और जो एक्स्ट्रा होगा बच्चा वो एक्स्ट्रा हमारा यहां से आएगा नॉर्मल। तो N2 इक्वल टू कितना होगा, तो कहोगे N1 माइनस 40, इसका मतलब बेटा F माइनस 60। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही करना था कि F के अलग अलग के वैल्यू के लिए यहाँ का नॉर्मल और यहाँ का नॉर्मल निकालना था, निकल गया। ठीक है, B3 देखो बेटा, B3 नहीं, B3 नहीं बेटा, B3 क्वेश्चन क्लास में कराया तुमको। आगे पूछो, C2 का 2, C2 का 2, C2 का 2 देखो बच्चा, C2 में सक्सेसिव का C1 C2 सेकेंड पार्ट, C1 भी चाहिए। देखो C1 देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर C1 कहता है बेटा a body of mass 5 kg is placed on a rough horizontal surface. It is found that the body does not slide if the horizontal force is less than 30 न्यूटन से कम में मूव नहीं करता है। तुम क्या जानते हो कि लिमिटिंग से कम में मूव नहीं करता ना बेटा, इसका मतलब तो ये हुआ कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 30 न्यूटन है ना बेटा, और ये कितना, तो म्यू एस एम जी, इसका मतलब बेटा म्यू एस इक्वल टू 30 बाई 50 इक्वल टू 0.6। आगे चलो, अब कहता है इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 30 न्यूटन इज अप्लाइड द बॉडी जेंटली पुश्ड टू स्टार्ट द मोशन, 30 लगा दिया, हल्का सा पुश कर दिया। ठीक है, तो कहता है बेटा इसको 5 सेकंड में 10 मीटर दूर स्लाइड कर गया बेटा। देख तो अगर ये स्लाइड किया, अगर ये स्लाइड किया तो कहेंगे ऐसे हो गया बेटा फोर्स 30 न्यूटन, और ऐसे लग गया बेटा फ्रिक्शन काइनेटिक। और क्या कहा कि 5 सेकंड में 10 मीटर गया। तो मान लिया इसका एक्सीलरेशन a, तो क्या लिखेगा s बराबर हाफ at स्क्वायर, s हो गया बेटा 10 हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर 5 स्क्वायर, इसका मतलब a इक्वल टू 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बेटा। अब इसमें क्या लिखोगे, 30 माइनस एफ के बराबर एम ए, तो ये 4 हो गया बेटा। तो एफ के इक्वल टू 26 इक्वल टू म्यू के एम जी। अब निकाल ले बेटा म्यू के, है ना। ठीक है, C2 का सेकेंड पार्ट, C2 का सेकेंड पार्ट देख बच्चा, C2 का सेकेंड पार्ट, ऊपर 5 kg 10 किलोग्राम, देखिए बेटा ऊपर हमारा 5 किलोग्राम, नीचे हमारा 10 किलोग्राम। ऐसे लगाया फोर्स कितना बेटा, ऐसे लगाया फोर्स 30 न्यूटन। हर जगह कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5। पहला स्टेप बोलो बेटा, लिमिटिंग 1 का वैल्यू, तो 0.5 इंटू 5G, ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 25 न्यूटन, है ना बेटा। इसमें FL2 0.5 इंटू 15G 75 न्यूटन, है ना बेटा, 75 न्यूटन। ठीक है,
बात समझ में आ गया? अब चलो स्टेप 2 क्या था हमारा? सबको सिस्टम मान लो। स्टेप 2 में सिस्टम मान लो। कितना हो गया मास? 15 किलोग्राम। और फोर्स कितना बेटा? 30 न्यूटन। और यहां से जो F है बेटा F2, ये F2 का लिमिटिंग वैल्यू है बेटा कितना? 75 न्यूटन है ना बेटा। ये 75 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि बॉडी मूव नहीं करेगा। ये 30 बेटा, तो ये 75 है ना। इसका मतलब बॉडी स्लाइड नहीं करेगा। तो अगर ये बॉडी स्लाइड नहीं करता है बेटा तो क्या होता है देखो। अब बनाते हो क्या? कहा था ना इसकी मदद से अब दोनों के बीच का फ्रिक्शन निकालो। तो देख बच्चा, यहाँ फोर्स था कितना मेरा? 30 न्यूटन। यहाँ का दोगे फ्रिक्शन मेरा स्टैटिक, तो कितना होगा बेटा? Fs1 इक्वल टू 30 न्यूटन, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है बेटा, है ना। जबकि लिमिटिंग कितना था बोलो? 25। तो ये तो बेटा लिमिटिंग से बड़ा आ गया। संभव नहीं है, संभव नहीं है बच्चा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या आया कि बॉडी स्लाइड्स, बॉडी हमारा बेटा स्लाइड करेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं 5 केजी के बारे में सोचूं तो यहां तो लगेगा 30, और यहां क्या होगा बेटा? F काइनेटिक, और बॉडी हमारा इधर एक्सीलरेट करेगा A1। तो कहोगे बेटा A1 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो बच्चा, क्योंकि ये 25 है, 30 माइनस 25 है ना बेटा। ठीक है, अब चलो इसके बारे में सोचो। अब सोचो बेटा 10 किलोग्राम के बारे में, तो क्या बोलेगा बेटा? एक्शन का रिएक्शन क्या हो गया? Fk1 है ना। ठीक है बेटा, ये कितना है? 25 न्यूटन। और यहाँ क्या है बेटा? F2, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी है बेटा? 75 है ना। तो देखो बेटा, खींचने वाला फोर्स छोटा है ना, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 होगा बेटा, और F2 जो होगा वो स्टैटिक होगा और अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर लेगा। ठीक है, बोलो सुहेल, क्या दिक्कत? सर पहले का है सर, पहले क्या? अच्छा कोई बात नहीं, चलो अब जाओ पार्ट 2 में। सेक्शन ए, सेक्शन बी का 5 पूछना है। B4, B5, A1 पूछोगे। नहीं बेटा मत पूछ, तो सिंपल है A1। बोलो, एक में स्मूथ में टाइम t, तो रफ में टाइम 2t। स्मूथ में टाइम t, तो रफ का 2t। S बराबर हाफ A1 t स्क्वायर बराबर हाफ A2 2t स्क्वायर। दूरी बराबर है, एक्सीलरेशन का रेशियो निकल गया, है ना बच्चा। अब स्मूथ सरफेस पे निकालो एक्सीलरेशन, रफ सरफेस पे निकालो एक्सीलरेशन, रेशियो पुट करो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, B2 भी पूछने के लायक नहीं है बच्चा, इतना बेकार बेकार सवाल नहीं पूछ बेटा। अच्छा A2 पूछने के लायक नहीं था। B2 बताता हूं, देखो देखो बच्चा, B2 में a box A is lying on a horizontal floor of a compartment of train running along horizontal rails left to right, है ना बेटा। एक कंपार्टमेंट है ट्रेन का, एक कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट बाईं तरफ से दाईं तरफ जा रहा है, इधर वेलोसिटी है बेटा इसमें। एट टाइम t इट डिसेलरेट्स, इसकी वेलोसिटी घट रही है, इसका मतलब पीछे हो गया एक्सीलरेशन, है ना बेटा। तो इसके अंदर जो बक्सा रखा होगा, है ना बेटा, ये बक्से की वेलोसिटी भी घटेगी, इस बक्से की वेलोसिटी घटेगी ना बेटा, है ना। तो इसकी अगर वेलोसिटी जो आगे की तरफ है वो घट रही है, इसका मतलब इसके लिए फ्रिक्शन पीछे हो गया। बोलो ठीक है, फ्रिक्शन अगर पीछे हो गया, नॉर्मल अगर ऊपर हो गया, तो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स कैसे आएगा? समझ गए? आगे चलो, B3 किसने लिखा था? B3 ब्लॉक ऑफ मास 1 kg हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा बेटा ट्रक पे, स्टैटिक फ्रिक्शन अगर 0.6 है
और ट्रक का एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक क्या होगा? अरे यार थोड़ा कोशिश करो बेटा, अच्छे से कोशिश करो, कोशिश में कमी दिख रही है तुम्हारी मुझे। सोचो सवाल पे दिमाग लगाओ। ठीक है बच्चा, देख राखी B3 क्या कहता है? B3 कहता है बेटा एक ट्रक है, ये ट्रक हमारा जा रहा है बेटा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इस पे बॉडी रखा हुआ है ना? तो सवाल करता है फ्रिक्शन फोर्स कितना, तो बोलो बेटा इस पे लिमिटिंग कितना होगा फ्रिक्शन, तो कहोगे म्यू एन, म्यू है 0.6 इंटू 1g, ये हो गया बेटा 6 न्यूटन। ठीक है ना? ये बॉक्स जो है बेटा ट्रक के साथ जा रहा है, देखो बेटा ट्रक पे रखा है ना, तो ट्रक के साथ जाएगा या नहीं जाएगा हमको चेक करना पड़ेगा बेटा, है ना? तो मान लिया, क्या मानते हैं हम लोग हमेशा, पहले क्या मानते हैं बेटा हम लोग कि साथ जा रहा है ना, तो मान लिया लेट ब्लॉक्स मूव टुगेदर, है ना बच्चा? तो इसका मतलब इस बॉक्स का भी कितना एक्सेलरेशन, उतना ही जितना ट्रक का है ना बेटा? और इसको आगे कौन ले जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बराबर ma, ये आ गया 5 न्यूटन। देखो लिमिटिंग से कम है कि नहीं? लिमिटिंग से कम है ना बेटा ये, इसका मतलब हमारा असम्पशन सही है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सीलरेशन 5 ही होगा और फ्रिक्शन की वैल्यू 5 न्यूटन होगा। ठीक है, आगे चलो, फाइल बंद हो गया बेटा, अब चलो टाइम भी खत्म हो गया। अब आगे कल करेंगे डिस्कस, आगे का बताता हूं होमवर्क। आगे का होमवर्क तुम्हारा है एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना है बेटा, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लेना है। ठीक है बेटा, है ना? और पार्ट 3 भी कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, फ्रिक्शन चैप्टर में, फ्रिक्शन चैप्टर में ये काम करके आना है बेटा। ठीक है, और अब बताऊंगा कल, चलो इतना ही करो। बाय बच्चा।